हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कशिका जैन और आज इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से हमारा माइंड कुछ स्पेसिफिक ट्रिगर पर ऐसा कंडीशन हो जाता है कि जब भी वो कोई ट्रिगर हमें मिलता है तो हमारे दिमाग में उससे जुड़ी हुई एंग्शियस नेगेटिव थॉट आती है। वो थॉट हमें इतना ट्रबल करती है, डिप्रेस कर देती है, एंग्जाइटी देती है। तो अलग अलग तरीके के लक्षण हमारे को आ जाते हैं। तो हम कैसे अपने माइंड को रिकंडीशन कर सकते हैं, मैं आपको पूरे सॉल्यूशंस दूंगी, मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगी। तो ये वीडियो फिर से एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, तो इसलिए आपको लास्ट तक जरूर देखना है और इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की मदद कर सकता है। जब आप कमेंट कर मुझे बताते हैं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने अगर अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आप ही के लिए है। इसमें फ्री एक्सरसाइजेस आपके लिए है। अगर आप मेरी बुक भी पढ़ना चाहते हैं, डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, तो जरूर पढ़िए, ये एक मास्टरपीस है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि कॉलम देख रहे हैं आप, एक टेबल है ट्रिगर, ऑटोमेटिक थॉट और न्यू थॉट। अभी मैंने इसे भरा नहीं है क्योंकि मैं आप लोगों के सामने इसको भरूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम आप सिखाइए कि कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैं पहले एक केस का एग्जांपल बताती हूँ। एक लड़का जिसको अपने फादर से कुछ इमोशनल इश्यूज थे, उसको बहुत लंबे समय से अपने फादर से चाइल्डहुड से ही कंप्लेंट चल रही थी। तो जब भी वो अपने फादर को देखता था या उसके फादर कुछ भी कहते थे उससे, या उसकी मम्मी के थ्रू भी कुछ पापा की बात सामने आती थी, तो वहां पर क्या है, वो बहुत बुरी तरह से ट्रिगर हो जाता था। उसके दिमाग में अपने फादर को लेकर नेगेटिव थॉट आती थी। उसको लगता था कि उसकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका सारा के सारे जो रीजन है वो उसके फादर से जुड़े हुए हैं। मतलब लिटरली अगर मैं बहुत ही ब्लंट शब्दों में कहूँ तो वो अपने फादर से नफरत ही करता था। अब वो जब मेरे पास आया तो उसकी उम्र 27 साल की थी। अब 27 साल की जो उसके अंदर नफरत इकट्ठी हुई थी, उसने मुझे ध्यान कर बताया कि 4-5 साल की उम्र से ही उसको अपने फादर के लिए नेगेटिविटी महसूस होना शुरू हो गई थी। जब थोड़ा और बात करी तो पता चला कि उसके फादर बहुत ड्रिंक करते थे। ड्रिंक कर कई बार घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी करते थे, और उसके फादर के 1-2 अफेयर्स भी रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी मॉम भी परेशान रहती थी। तो इतना सब कुछ उस बच्चे ने जब देखा तो उसके अंदर वो नेगेटिविटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और उसके फादर उसके लिए एक ट्रिगर बन गए। वो जब भी अपने फादर को देखता या उनकी कोई भी बात सुनता, इवन अपने रूम में बैठा हुआ उनकी आवाज़ भी बाहर सुन लेता, तब भी उसे गुस्सा आना शुरू हो जाता था। तो इस तरह से हम सभी लोगों के दिमाग में कुछ ना कोई ट्रिगर सेट हो सकता है, और उस ट्रिगर से जुड़ा हुआ एक नेगेटिव थॉट जरूर होता है। अब ये ट्रिगर कैसा कैसा हो सकता है, ये ट्रिगर आपकी कोई इमेज भी हो सकती है, साउंड भी हो सकता है, कोई स्मेल, टेस्ट, टच, कुछ भी हो सकता है। यानी कि जो आपकी 5 सेंसेस होती हैं उससे जुड़ा हुआ कोई भी ट्रिगर ऐसा हो सकता है जो आपको स्टिमुलस दे, एंड आपके अंदर वो नेगेटिव जो थॉट है, जो आपको एंग्शियस कर रही है, जो आपको डिप्रेस कर रही है, आपको बहुत परेशान कर रही है, वो एकदम एक्टिवेट हो जाए। क्योंकि आप जानते ही हैं हमारे अंदर न्यूरॉन्स में सारी याददाश्त होती है, और जैसे ही उसको कोई भी स्टिमुलस मिलता है तो वहां पर जो याददाश्त होती है वो डीकोड हो जाती है, और वो पूरी की पूरी मेमोरी निकल कर रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ट्रिगर्स हो सकते हैं, और उसकी जो कोडिंग डिकोडिंग है वो बिल्कुल अलग अलग हो सकती है, क्योंकि सबके लाइफ इवेंट्स, सबके इश्यूज बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले कि दिमाग में कंडीशनिंग कैसे हो जाती है, हमें ये भी समझना होगा। जैसे कंडीशनिंग का एक एग्जाम्पल, पैवलॉव का एग्जाम्पल आपने मेरी और भी वीडियोज में सुना होगा, मैं फिर से उसे समझाने के लिए रिपीट करूंगी। तो पेवलॉव ने एक्सपेरिमेंट जब किया था तो उन्होंने डॉग लिया था, और डॉग को उन्होंने फूड और बेल के साथ आपस में कंडीशन किया था। यानी कि जब भी बेल बजे तो डॉग को ये समझ में आ जाए कि अब फूड आएगा। तो उन्होंने इसको बड़ा सिस्टमैटिक वे में किया था कि डॉग के सामने उन्होंने बेल बजाई, लेकिन उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। लेकिन जब उसे फूड दिया गया तो सलाइवेशन स्टार्ट हुआ था। जब दोनों को साथ में रखा गया, बेल बजाई गई, खाना दिया गया, बेल बजाई गई, खाना दिया गया, तो दोनों चीजें आपस में जुड़ गई। और जुड़ने के कुछ ही टाइम बाद क्या समझ में आया कि जैसे ही घंटी बजी तो डॉग का दिमाग समझ चुका था कि अब घंटी बजी है तो भाई खाना भी आएगा। तो उसका बेल बजते ही सलाइवेशन स्टार्ट होने लगा था। तो ऐसे ही हमारे दिमाग में जैसे ही वो ट्रिगर, यानी कि वो घंटी बजती है, तो उससे जुड़ा हुआ थॉट आ जाता है। यानी कि इस ट्रिगर से जुड़ा हुआ एक ऑटोमेटिक थॉट हमारे दिमाग में पड़ा हुआ होता है। अब यहां तक तो समझ में आ गया कि घंटी बजने का मतलब है कि डॉग के दिमाग को समझ में आ रहा है कि अब खाना आएगा, तो सलाइवेशन हो गया। अब कभी तो इस प्रोसेस को एंड भी करना है ना, रिकंडीशनिंग भी करनी है। तो कंडीशनिंग तो हमें समझ में आ गई कि कंडीशनिंग कैसे कैसे हो जाती है। तो ये जो कंडीशनिंग हो जाती है, ये रिपीटेड कोई भी एक्सपीरियंस हो हमारे, यानी कि रिपीटेड एक्सपीरियंस होते हैं हमारे, तो भी आ जाते हैं। जैसे उसके फादर ऑलमोस्ट हर दिन शराब पी कर आते थे,
लगभग लगभग रोजाना सा ही घर में झगड़ा होता था, उस बच्चे की भी डांट पड़ती थी, कई बार माँ पर भी हाथ उठा दिया जाता था। तो ये रिपीटेड एक्सपीरियंसेस उसको नेगेटिव पे नेगेटिव होते गए, तो उसका दिमाग उसके फादर से कैसे कंडीशन हो गया कि एक वो नेगेटिव व्यक्ति हैं, वो बहुत ही डोमिनेटिंग और बुरे व्यक्ति हैं। इस तरह से रिपीटेड एक्सपीरियंस की वजह से क्या हुआ, वो कंडीशन हो गया। कई बार जरूरी नहीं है कि इतना रिपीटेड ही कोई एक्सपीरियंसेस हो, कई बार वो एकदम भी जुड़ जाता है। वो कैसे जुड़ता है, जब कोई एक्सट्रीम इमोशन होते हैं, एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं तो भी जुड़ जाता है, चाहे वो एक्सट्रीम इमोशन पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। जैसे लव के केसेस में होता है ना कि एकदम से आप किससे मिले और कुछ बहुत एक्सट्रीम इमोशंस का ओवरफ्लो हुआ और फिर आप उससे जुड़ गए। तो जब जब भी आप उस व्यक्ति का चेहरा देखोगे या उसके बारे में सोचोगे भी इवन, या किसी भी तरीके से आपको कोई भी ट्रिगर मिलेगा, तो आपके अंदर वो इमोशनल रिस्पॉन्सेज आने लग जाते हैं, उस तरीके की थॉट्स फ्लो होने लगती हैं जो आपने एसोसिएट किए हैं। तो एक्सट्रीम इमोशन के केसेस में एकदम से कंडीशनिंग हो जाती है, या फिर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा यूनिक होती है, अनयूजुअल होती है, तो उस केस में भी क्या होता है, हमारे माइंड में वो कंडीशनिंग बहुत जल्दी सेट हो जाती है। तो ये तीन तरीके से हमारे रिपीटेड एक्सपीरियंसेस की वजह से कोई एक्सट्रीम इमोशन या कोई भी चीज़ यूनिक या अनयूजुअल होती है, तो इससे बहुत जल्दी कंडीशनिंग हो जाती है। मतलब कोई भी आप बहुत ही खूबसूरत या कुछ अजीब अटपटा सा देखते हो तो एकदम दिमाग में सेट हो जाता है ना वो चीज़, तो जब भी कुछ ऐसा ट्रिगर मिलेगा तो एकदम मेमोरी रिकॉल हो जाती है। तो क्या है, अब हमने समझा कि कैसे ट्रिगर और ट्रिगर से जुड़ा हुआ ऑटोमेटिक थॉट आता है। अब हमें ये समझना है कि ये जो ऑटोमेटिक थॉट आ रहा है, अगर ये भाई कोई पॉजिटिव थॉट होता किसी ट्रिगर से जुड़ा हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन एंजाइटी अगर आपको हो रही है, आपको एंजाइटी डिसऑर्डर ओसीडी हो गया है, आपको पैनिक हो जाता है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग हो जाती है आपको, तो इसका मतलब ये सब है क्या है कि सब कुछ नेगेटिव कंडीशनिंग है आपके दिमाग में। तो जब भी वो ट्रिगर मिलेगा तो तभी क्या है, दिमाग में उसी तरीके के नेगेटिव थॉट्स आएंगे। तो जैसे मैं यहां पर लिख रही हूं एग्जाम्पल में, उस लड़के के लिए क्या ट्रिगर था, उस लड़के के लिए ट्रिगर था उसके फादर। क्या थी, उनकी वॉइस भी उसका ट्रिगर था, उनका फेस भी उनका ट्रिगर था, उनका नेम भी, मतलब हर चीज़ ही उसके फादर की उसके लिए एक ट्रिगर थी। जैसे ही वो उसकी आवाज़ सुनता था या उन्हें देखता था या किसी भी तरीके से उससे अपने फादर से रिलेटेड ट्रिगर मिलता था, तो उसके दिमाग में थॉट आती थी कि ये पर्सन बहुत ही डोमिनेटिंग है, इस पर्सन ने मेरी लाइफ खराब कर दी। तो उसके दिमाग में क्या थॉट आती थी कि मेरे फादर जो हैं वो डोमिनेटिंग है, वो एक बहुत ही बुरे इंसान है, वो मेरी सारी प्रॉब्लम का कारण है। उसके दिमाग में अपने फादर से रिलेटेड ये थॉट आती थी, माई फादर इज डोमिनेटिंग, ही इज अ वेरी बैड पर्सन, ही इज द रूट कॉज ऑफ ऑल माई प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम मुसीबत की जड़ मेरे पिताजी हैं। ये उसके दिमाग में थॉट आती थी। तो अब ये थॉट उसको बार बार परेशान करती थी, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिविटी अपने फादर से बढ़ती जा रही थी और वो 27 साल का हो गया था। तो अब उसके फादर उस पर शादी का और चीज़ों का भी प्रेशर कर रहे थे, तो उसको छोटी सी भी बात भी बहुत ही बड़ी लगती थी। मतलब उसका दिमाग उसको इतना मैग्नीफाई कर देता था, वो इतना नेगेटिव और रिएक्टिव हो जाता था कि कई बार अब आर्ग्यूमेंट, क्योंकि अब वो क्या था, अपने फादर को कन्फ्रंट करने लगा था, उनका सामना करने लगा था, तो प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। क्योंकि एक पर्सन पहले ही इतना डोमिनेटिंग इगोइस्टिक है और अगर उसका बेटा उसका सामना कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि घर का माहौल कैसा होगा। तो बहुत ही आए दिन की परेशानी होने लग गई थी। तो अब ये सारी चीजें उसके दिमाग में कंडीशन हो गई थी। अब कंडीशनिंग के लिए उसको जब बोला गया कि भाई अब इस ट्रिगर से जुड़ी हुई कोई नई थॉट, तो उसका दिमाग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था। क्यों? क्योंकि जैसे ही नई थॉट को वो देने की कोशिश करे तो वहां पर रिजेक्ट हो जाए। अब वो रिजेक्शन हो जाने की वजह से तो नई थॉट को, ऑल्टरनेटिव थॉट को सोचने का फायदा ही नहीं है। क्योंकि जनरली लोग क्या सोचते हैं कि भाई पापा के बारे में अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, ऐसे नहीं सोचते हैं अपने पापा के बारे में। लेकिन ऐसे समझाने से काम तो नहीं चलता है ना, क्योंकि वो बहुत कुछ अंदर अंदर आपके स्टोर्ड हुआ होता है, तो वो इमोशंस भी अंदर अंदर होते हैं। तो वहां पर क्या होता है, वो रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड आपके सबकॉन्शियस में वो बात जाने ही नहीं देता है, तो वहीं पर रिजेक्शन हो जाता है। तो रिकंडीशनिंग के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा
रिकंडीशनिंग हो जाएगी, रिकंडीशनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिकंडीशनिंग से पहले आपको एक लॉजिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जब आप उस लॉजिकल प्रोसेस से गुजरेंगे और आप अपने कॉन्शियस माइंड को कन्विंस कर लेंगे, तभी वो अंदर एंट्री जाने देगा। अभी मैं आपको वो भी पूरा टेक्निक सिखाऊंगी। तो समझते हैं पहले रिकंडीशनिंग प्रोसेस को। जरा पैवलोव वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब डॉग के दिमाग को पता है कि घंटी बजेगी तो इसका मतलब खाना आएगा, तो इसलिए सलाइवेशन एक इमोशनल रिस्पॉन्स के रूप में आ रहा है। अब क्या है, हम उसे खाना नहीं देना चाहते। अब हम उसे उसके बजाय एक ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि उसके सामने बॉल फेंक की जाए और फिर वो बॉल उठा कर लाए। यानी कि घंटे बजने पर अब खाना नहीं, अब बॉल को उठा कर लेकर आना है। तो क्या होगा अगर हम ऐसा करेंगे कि डॉग के सामने बेल बजाएंगे, तो उसका दिमाग तो अभी क्या है, बेल का मतलब खाना समझ रहा है, तो सलाइवेशन आएगा होगा। अब हम उसके सामने बॉल फेंकेंगे तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, अरे ये क्या हो रहा है, खाना क्यों नहीं आया, वो खाने का ही वेट कर रहा है। तो अब क्या है, हमें थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि डॉग का दिमाग कंडीशनड है किस चीज से, खाने से। तो अब हमें क्या करना है, बेल बजानी है और उसके सामने जब बॉल फेंकना है तो उसको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करना है, पुश करना है कि जाओ, उसे बताना है कि क्या करना है। अब यानी कि कॉन्शियस एफर्ट के लिए पुश करना है। अब वो पहले तो अनविलिंग होगा, वो इमोशनल रिस्पॉन्स आ भी रहा होगा, कंफ्यूज होगा, अनविलिंग होने की वजह से नहीं करेगा आधा अधूरा। लेकिन कॉन्टिन्यूसली जब डे बाय डे ऐसे ही किया जाएगा कि बेल बजाई जाएगी और उसके सामने वो बॉल फेंकी जाएगी और उसे पुश किया जाएगा, तो कुछ ही टाइम में रिकंडीशनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और वो जो सलाइवेशन आ रहा था, इमोशनल रिस्पॉन्स, वो धीरे 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 घटने लग जाएगा। एंड देन उसकी बॉडी में एक्टिवनेस आने लगेगी और बेल बजने से उसके अंदर ट्रिगर होगा कि वो उस बॉल के पीछे भागे। और कुछ ही टाइम बाद ये रिकंडीशनिंग प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप ओसीडी से सफर करें, एंग्जाइटी से या किसी डिप्रेसिंग थॉट से, और आपका माइंड किसी सर्टेन उसके लिए कंडीशन हो गया है, तो घबराएं नहीं। जो भी इमोशनल रिस्पॉन्स आ रहा है रिकंडीशनिंग प्रोसेस में, वो कुछ दिनों तक इमोशनल रिस्पॉन्स आएगा। यानी कि जब आप ये ट्रिगर से आप इस तरीके से न्यू थॉट को कंडीशन करेंगे, तो क्या होगा, कुछ दिनों तक ओल्ड जो इमोशनल रिस्पॉन्स है, जो ओल्ड इमोशनल रिस्पॉन्स है, वो तो आएगा ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ओल्ड इमोशनल रिस्पॉन्स ना आए कुछ दिनों के लिए। और कुछ दिनों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्शियस पुश एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप ये लेने के लिए तैयार हैं कि वो इमोशनल रिस्पॉन्स जो पहले आ रहा था एंग्जाइटी में, सपोज कीजिए आपको हार्ट बीट बढ़ी हुई महसूस हो रही थी, सपोज कीजिए आपको थोड़ी घबराहट, हेडेक हो रहा था, या आपको कुछ अनकंफर्टेबल फीलिंग्स हो रही थी, किसी भी तरीके की कुछ भी इमोशनल स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स भी आ रहा था, तब भी वो कुछ दिनों तक रिकंडीशनिंग प्रोसेस में आएगा। क्योंकि एकदम से कुछ भी नहीं होता, ना एकदम से कोई नई चीज बनती है और ना ही कोई पुरानी चीज बदलती है, हर उसमें समय लगता है। तो अगर आप इतना पेशेंस रख लेंगे कि उस इमोशनल रिस्पॉन्स पे आप इतना ध्यान ना देके बल्कि रिकंडीशनिंग प्रोसेस पर ध्यान देंगे, तो आप देखेंगे कुछ ही टाइम बाद वो इमोशनल रिस्पॉन्स घटने लगेगा और आपका माइंड रिकंडीशन हो जाएगा। और आपको कॉन्शियस पुश एक्शंस लेने ही पड़ेंगे। अगर आप कॉन्शियस पुश एक्शंस लेते रहेंगे तो आपका माइंड क्या होगा, कुछ ही टाइम बाद रिकंडीशन हो जाएगा। तो कुछ टाइम बाद ये क्या होगा, ये वाला रिस्पॉन्स तो खत्म हो जाएगा और इस एक्शन की वजह से क्या होगा, जो न्यू रिस्पॉन्स है वो आ जाएगा। यानी कि न्यू इमोशन पैदा हो जाएगा। वो न्यू इमोशन आप रिलैक्सेशन का, पॉजिटिविटी का, जो भी चाह रहे होंगे, वो न्यू रिस्पॉन्स आपका डेवलप हो जाएगा। तो इस सब प्रोसेस में क्या करना पड़ता है भाई, पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आपने पेशेंस रख लिया तो आप मतलब ये सोचिए कि इतनी सालों पुरानी प्रॉब्लम से भी बहुत आसानी से छुटकारा पा लेंगे। अगर आपने पेशेंस नहीं रखा तो आपकी प्रॉब्लम एज इट इज बनी रहेगी, क्योंकि रिकंडीशनिंग में टाइम लगता है। तो पेशेंस किस लिए कह रही हूं मैं, क्योंकि ये क्या करता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है भाई, ये समय तो लगता ही है, एकदम जादू से कुछ भी नहीं होता है। तो अब आप पेशेंस रखेंगे तो ये रिकंडीशनिंग प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन इस रिकंडीशनिंग के लिए, यानी कि नए थॉट को इस ट्रिगर से जोड़ने के लिए, यानी कि इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए, इससे पहले आपको एक लॉजिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। समझ लेते हैं वो लॉजिकल प्रोसेस क्या है। ये है वो लॉजिकल प्रोसेस, डिस्प्यूटेशन। यानी कि जो आपकी थॉट है उसको डिस्प्यूट करना है, उसका विवाद करना है, उसे चैलेंज करना है आपको। तो उसी लड़के का एग्जांपल ले लेते हैं। तो उसका थॉट टू बी चैलेंज जो था, उसका ये था कि मेरे फादर जो है वो बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सन है, बहुत ही बुरे पर्सन है, और मेरी सारी प्रॉब्लम का कारण यही है। तो ये थॉट को चैलेंज करना था। आप जानते हैं ये थॉट यहाँ पर आपको लिखना है, ऐसे कॉलम बना लेने, एक थॉट आपको यहाँ पर लिखना है, इस थॉट को चैलेंज करना है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई एक बात बताओ कि जो आपके फादर के बारे में आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ है, ऐसे ना आपका एक थॉट प्रोसेस बड़ा स्ट्रांग है फादर को लेकर, तो क्या क्या एविडेंसेस हैं।
तो उसने मुझे सारे एविडेंसेस बताए कि वो शराब पीते थे, शराब पीकर मनमानी करते थे, अपनी अपनी मेरी मम्मी को भी मारते थे, हम पर भी चिल्लाते थे, घर में सामान भी तोड़ते फोड़ते थे। उन्होंने हर डिसीजन अपनी मर्जी से लिया, हमारी मर्जी से कुछ भी डिसीजन नहीं लेने दिया। हमारा स्कूल क्या होगा, हमारी स्ट्रीम क्या होगी, हर तरीके से घर में क्या सामान आएगा क्या नहीं आएगा, हर तरीके से वही, हम कहाँ जा सकते हैं हम कहाँ नहीं जा सकते हैं, हर चीज़ वो ही अपनी डोमिनेंस में रहकर सारे डिसीजंस लेते थे। मतलब हमारे पास केवल सांसें लेने की इजाज़त थी कि हम वो ले लें, उसके अलावा बाकी हमारे पास किसी तरीके की कोई इजाज़त नहीं थी। इस तरीके से उस लड़के ने पहले इनिशियली एक्सप्रेस करना शुरू किया जो भी उसके मन में था। तो यानी कि वो सारे सपोर्टिंग एविडेंस दे रहा था कि भाई इस बिना पर मैं कह रहा हूँ कि मेरे फादर ना इतने डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है और उन्होंने ऐसा ऐसा किया। सो मैंने उसको बोला कि रिलैक्स, शांत हो जाओ, शांत होकर अपने मन को शांत करो, आंखें बंद करो, कुछ डीप ब्रेथ्स लो, रिलैक्स। और क्या तुम कुछ ऐसे इवेंट्स भी, ऐसे एक्सपीरियंसेस भी रिकॉल कर सकते हो जिसमें तुम्हें अपने फादर की डोमिनेंस महसूस ना हुई हो, बल्कि उनका सपोर्ट, उनका हिडन लव, केयर भी कुछ महसूस हुआ हो। कभी उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हो जैसे तुम्हें लाइफ में कुछ बेनिफिट मिला हो। ठीक है, वो बेशक इतने टफ हैंडलिंग की, उन्होंने इतना कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग उनकी नेचर थी, लेकिन आफ्टर ऑल वो तुम्हारे फादर हैं तो उन्होंने बहुत कुछ किया भी होगा, क्योंकि वो लड़का इंजीनियर था। भाई वो इंजीनियर अपने आप ऐसे थोड़ा ना बन गया, तो वो इंजीनियर बन गया और अच्छे खासे पैकेज पे भी था। तो कुछ तो अच्छा भी किया होगा उसके फादर ने, लेकिन उसका माइंड नेगेटिव नेगेटिव देख रहा था। तो उसने अपने आप को रिलैक्स किया और बहुत अपने दिमाग पर जोर डालकर उसने 7-8 ऐसे इवेंट्स मुझे रिकॉल कर कर बताए। जैसे उसने मुझे रिकॉल करके बताया कि जब उसका 10th बर्थडे था तो उसके पापा ने काफ़ी अच्छी बड़ी पार्टी करी थी और सब रिश्तेदारों को और सब कुछ बुलाया था, और उन्होंने वहाँ पर पब्लिकली ये कहा था कि मेरा बेटा मेरी हर बात मानता है, और हर बात मानता है, ये एक आज्ञाकारी बच्चा है, पढ़ने में भी अच्छा है, सब कुछ है। तो वो एक इवेंट जो उसके दिमाग में भूला सा था उसने रिकॉल करके मुझे बताया। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, इसको लिखो इस वाले उसमें, और बताओ और क्या इवेंट ऐसा है जिसको आप रिकॉल कर सकते हो। तो उसने बोला कि हमारे घर में सारी सुख सुविधाएं होती थी, जो मेरे फ्रेंड्स के पास कुछ सामान नहीं होता था लेकिन वो मेरे पास होता था, सामान होता था, भले ही पापा ना हो लेकिन मेरे पास सामान होता था। मैंने बोला कि ठीक है, ये भी लिखो एक, क्योंकि ये एविडेंस ही है कि अगर आपके फादर इतने ही बुरे होते तो आपको ऐसा सब कुछ थोड़ा ना बोलते ना, पब्लिकली आपकी तारीफ नहीं करते, आपको सामान नहीं देते। तो इस तरीके से तो उसने ये लिखा उसमें जो उसके अगेंस्ट वाले थे, एविडेंस अगेंस्ट थे, यानी कि इस थॉट के अगेंस्ट वाले एविडेंस। तो मैंने उससे बोला कि और भी कुछ कर सकते हो, और रिकॉल करो, कुछ ऐसा करने की जरूरत हो, दिमाग पे जोर डालो। तो उसने बोला नहीं नहीं, मैं ज्यादा नहीं ढूंढना चाहता। मैंने फिर मोटिवेट किया कि ढूंढो तो सही, 2 मिले हैं तो और भी मिलेंगे। सो उसने जब अपने दिमाग को और जोर डाला और रिलैक्स करा तो उसकी मेमोरीज पॉपअप होकर आने लगी, जो अच्छी अच्छी मेमोरीज थी। तो उसने मुझे रिकॉल कर बताया कि हाँ, हमारे पापा हर साल एक बार हमें घुमाने ले जाते थे, और वहां पर वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट पर्सन होते थे। जब वो हमें बाहर ट्रिप पर लेकर जाते थे तो ना हम पर चिल्लाते थे, ना ही हम पे किसी तरीके का डोमिनेंस रखते थे। तो वो जो एक साल में एक बार हमें घुमाने लेकर जाते थे तो वहां पर अच्छी तरीके से बिहेव करते थे। तो वो भी एक पॉजिटिव इवेंट था कि भाई उसको भी लिखो उसमें। फिर और क्या इवेंट्स थे, तो उसने बोला कि एक बार मेरे कज़न के साथ मेरा बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था, और वो मेरे जो उसकी कज़न की मम्मी थी वो काफ़ी उसको डांट रही थी, और वो उसके फादर उसके प्रोटेक्शन में आकर खड़े हो गए थे और उन्होंने उसको बचा लिया था। तो वहाँ पर भी उसको ये महसूस हुआ कि भले ही मेरे फादर मुझे कितना डांटते हैं या हमारे घर में माहौल कैसा भी है, लेकिन बाहर वाले की किसी की कोई हिम्मत नहीं है ऐसा कि हमें वो कुछ कर सके। तो उसने ये इवेंट भी रिकॉल कर बताया। इसी तरीके से उसने रिकॉल कर बताया मुझे कि जब कॉलेज में एडमिशन लेने की बारी थी तो उसके फादर ने बेस्ट से बेस्ट कॉलेज उसके लिए चूज किया। ये नहीं कि वहां पर कितने पैसे खर्च होंगे या कुछ, उनका ये तो इच्छा था कि बेटा इंजीनियरिंग करे, लेकिन इंजीनियरिंग के लिए उन्होंने उसको बेस्ट कॉलेज में ही भेजा। उसके लिए हर संभव फैसिलिटीज, हर तरीके से उसको खूब पैसे देते थे, सब कुछ वो करते थे। मतलब इस तरह से उसने 7-8 इवेंट रिकॉल करे और रिकॉल करवा कर उसको एविडेंस अगेंस्ट इट मतलब इस थॉट के रेफरेंस में लिखवाए। और दोनों तरफ से देखने के लिए कहा गया कि भाई देखो, तुम एक तरफ के अगर एविडेंसेस को देख रहे हो, यानी कि तुमने अपने फादर की सारी नेगेटिविटी को देखा कि उन्होंने घर में चिल्लाए, शराब पिया, ये सब कुछ करा, और तुमने उनकी पॉजिटिविटी को, जो अच्छे इवेंट्स थे उन सबको कभी देखा नहीं, कभी नोटिस नहीं किया, उनको एक्नॉलेज नहीं किया, बस अपने मन में एक नेगेटिव बनाकर अपने फादर से एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। तो हो सकता है 27 सालों में जितना तुम्हें उनका डोमिनेंस, डिस्टेंस वो लगा हो, वो बातें खराब तो थी लेकिन इतनी भी खराब, इतनी वर्स नहीं थी जितना तुम्हारे दिमाग ने इंटरप्रेट कर लिया था उनको। अगर शायद तुम पॉजिटिविटी नोटिस करते, अपने फादर के प्रति ग्रेटफुल होते, या उनसे कभी अपनी तरफ से इनिशिएट करते अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए,
तो फिर वहां पर शायद इतनी नेगेटिविटी अंदर ना बैठती और आपके फादर की तरफ से भी रिस्पॉन्स बेटर आता। लेकिन अगर आपने कभी इनिशिएट नहीं किया और फादर ने भी नहीं किया, तो दोनों ही ने कभी नहीं किया, तो इसलिए शायद ये बॉन्ड इतना खराब हो गया। और क्योंकि जब हम केवल नेगेटिविटी नेगेटिविटी देखते हैं तो हमें छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ा चढ़ा कर लगती हैं। और जब किसी के लिए इतना नेगेटिव होते हैं तो हम पॉजिटिव इवेंट्स बहुत ज़्यादा एकदम रिकॉल भी नहीं कर पाते। तो मैंने उसको बोला और भी होंगे पॉजिटिव इवेंट्स छोटे बड़े, देखो ज़रा, क्योंकि दोनों तरफ के एविडेंस देखने हैं आपको। ये नहीं है कि सिर्फ जो आपकी थॉट को सपोर्ट करते हैं, कुछ नेगेटिविटी को सपोर्ट करें, सिर्फ आप वो देख लें जो उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, जो उस व्यक्ति को, ऐसा नहीं कि हर वक्त ही डोमिनेटिंग या एक बुरा ही इंसान का पूरा एक लेबल लगा दिया है आपने, या अपनी सारी प्रॉब्लम्स का जो रीज़न है आपने उन्हीं को बता दिया। क्योंकि अगर आप अच्छे पैकेज पर हो, आप इंजीनियर हो, अच्छी कॉलेज से आपने एजुकेशन ली है, सब कुछ है, तो उसका क्रेडिट भी तो कहीं ना कहीं उनको जाना चाहिए। भले ही वो उनका डिसीजन था, लेकिन अब तो आप खुश हो ना उससे, अब आप कर रहे हो उससे सब कुछ अच्छा। तो वहां पर क्या है, आप अपने फादर को ब्लेम तो कर रहे हो, लेकिन अपनी लाइफ में जो अच्छा हुआ है उसके लिए क्रेडिट देना आप भूल गए हो। तो दोनों तरफ के जब हम एविडेंसेस को नोटिस करते हैं और दोनों तरफ के एविडेंसेस को देखकर जब हम फाइनल एक इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, तो हमारी जो थॉट पहले वर्स्ट थी, मतलब यहाँ पर अगर किसी इंसान की थॉट जो है ना वो वर्स्ट भी है, एक्सट्रीमली नेगेटिव भी है, तो जब दोनों तरफ के एविडेंसेस को देखा जाता है तो यहाँ पर जो न्यू थॉट होती है वो भले ही पॉजिटिव ना हो, लेकिन वो रीजनेबल जरूर हो जाती है। वो रीजनेबल हो जाती है, थोड़ा रियलिस्टिक हो जाती है, थोड़ा लाइट हो जाती है, यानी कि वो बिल्कुल वर्स्ट ना होकर ऐसे हो जाती है। तो अब जैसे क्या है ना कि कोई भी इंसान किसी के लिए बहुत नेगेटिव है तो एकदम एक्सट्रीमली पॉजिटिव नहीं हो सकता। वो पहले थोड़ा न्यूट्रल होगा और फिर धीरे 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 पॉजिटिविटी नोटिस करेगा, अपने भी एफर्ट डालेगा, दूसरे के भी छोटे बड़े एफर्ट्स को एक्नॉलेज करेगा, एंड तब वो धीरे धीरे पॉजिटिव होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान बहुत रो रहा है और एकदम से वो हंस जाए। पहले वो रोता रोता चुप होगा, और जब वो चुप होगा फिर धीरे 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 उसे हंसाया जा सकता है। तो ऐसे ही अगर आपके दिमाग में कुछ भी कैटास्ट्रॉफिक वर्स्ट एक्सट्रीम नेगेटिविटी किसी के लिए है, तो आपको पहले थोड़ा न्यूट्रल होना पड़ेगा, थोड़ा रियलिस्टिक होकर सोचना पड़ेगा। जब आप न्यूट्रल रियलिस्टिक हो जाएंगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते पॉजिटिविटी को नोटिस करते 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 फिर आप पॉजिटिव हो जाएंगे उस पर्सन के लिए, यानी कि आपका रिकंडीशनिंग प्रोसेस होगा। तो ये सब कुछ जो है ये आपके लॉजिकल माइंड के लिए है भाई, क्योंकि लॉजिकल माइंड तो रीजनिंग देगा ना। अगर उसको बोले कि नहीं अपने पिताजी के बारे में अच्छा सोचो, अपने पिता के बारे में ऐसा नहीं सोचते हैं, आखिरकार वो तुम्हारे पिता है, उन्होंने कुछ इतना अच्छा भी तो किया है, लेकिन इसको दिमाग रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि दिमाग क्या होता है, दुख को बड़ी जल्दी पकड़ लेता है। किसी ने हमारे साथ बुरा किया हो, कुछ नेगेटिव किया हो, उसे बड़ी जल्दी पकड़ लेता है। जो कुछ अच्छा किया होता है उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है कि हाँ ये तो पिताजी की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया भाई, ये तो हर पिता करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब पॉजिटिविटी को, जो किसी की अच्छाई है उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लो, और जो भी उनकी कमियां हैं, जो भी उनकी गलतियां हैं, उनको बहुत बड़ा चढ़ा दो। तो ये तो एक डिस्टॉर्टेड वे ऑफ थिंकिंग होता है। तो आपको लॉजिकली इस इनर कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाना होता है। जब आप लॉजिकली इतना काम करते हैं, दोनों तरफ के एविडेंसेस देखते हैं और उसके बाद एक रियलिस्टिक थॉट क्रिएट करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, आपका लॉजिकल माइंड जो है ना वो थोड़ा शांत हो जाता है। जो एकदम से स्ट्रांगली बिल्कुल खड़ा होता है, नई एंट्री मिलेगी नहीं, तो वो क्या होता है, थोड़ा सा मेलोडाउन होना स्टार्ट हो जाता है और लीनियंट हो जाता है, और फिर धीरे धीरे कन्विंस होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, क्योंकि आपने उसे रीजन दे दिया ना। पहले तो वो बोला नो एंट्री, किसी कीमत पर भाई अंदर एंट्री मिलेगी नहीं, लेकिन आप उसे कन्विंस कर रहे हैं, आप दोनों साइड उसे दिखा रहे हैं, उसे बता रहे हैं सब चीजें, तो धीरे 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 वो आपसे कन्विंस हो रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपको बोलेगा ठीक है जाओ अंदर जाओ। तो आपने इस तरीके से जब ये किया, उसके बाद आपको फिर लौट कर आ जाना है यहीं पर ही। अब लौट कर आना है तो यहाँ पर जुड़ा हुआ था कि फादर की जो वॉइस है या उसके कोई भी उनका फेस या किसी भी तरीके की मेमोरी उसके लिए ट्रिगर थी, और उसे लगता था फादर डोमिनेटिंग है, बहुत ही बुरे इंसान है, मेरी सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है। तो वहां पर क्या होता, अब उसने लॉजिकली उसको सॉल्व कर लिया पूरा डिटेल में। तो अब वो नई थॉट, मैंने उससे पूछा भाई नई थॉट अब क्या है बताओ। ठीक है, एक्सट्रीम पॉजिटिव नहीं तो थोड़ा सा तो कुछ तो अपने फादर के लिए पॉजिटिव होकर बताओ। तो उसने बोला कि दोनों तरफ के देखकर हाँ मुझे याद पड़ रहा है और भी कुछ ऐसे इवेंट्स हैं, मैं होमवर्क में या असाइनमेंट बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में करूंगा और मैं और भी सोचूंगा। तो उसका उसी टाइम पर ही, उसी सेशन के दौरान ही, जब इतना माइंडसेट फ्लैक्सिबल होने लग गया था कि हाँ मैं सोचूंगा इस बारे में, वो एग्री हो गया था और उसको समझ में आ रहा था कि वो क्या गलती कर रहा था। एक साइड को देख रहा था और दूसरी साइड को बिल्कुल नहीं देख रहा था। तो फिर उसने मुझे उसी टाइम पर एक थॉट बताया था। उसने बताया था कि हाँ ठीक है, मेरे फादर डोमिनेटिंग रहे हैं और उन्होंने घर में इस तरीके से किया भी है बहुत कुछ, लेकिन हो सकता है उनके अपने कुछ पर्सनल इश्यूज रहे हो जिसकी वजह से, क्योंकि मैं तो बच्चा था, मुझे तो पता नहीं कि मेरे मदर फादर के बीच में क्या रहता था या उनके अपने कुछ पर्सनल इश्यूज क्या थे।
तो इस वजह से शायद वो ऐसा करते हो। और मैंने क्योंकि नेगेटिविटी बना ली थी और मैंने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था, इसलिए कभी मैंने इनिशिएट ही नहीं किया। मैंने उनको हमेशा एक नेगेटिव पर्सन की तरह देखा कि कभी वो कुछ अच्छा करने की कोशिश भी करते थे तो मैं अवॉइड करता था, मैं उनके पास जाता ही नहीं था, बात ही नहीं करता था। तो ठीक है, मेरे फादर डोमिनेटिंग है, थोड़े ऐसे गुस्से वाले हैं, बट इतने भी बुरे नहीं हैं। अब ये देखिए कि एक छोटा सा ये प्रोसेस करने के बाद अगर एक पर्सन का माइंड इतना फ्लेक्सिबल हो गया है, तो यानी कि एक पॉजिटिव साइन होता है। फिर जब मैंने उसे होमवर्क दिया, मैंने उसको होमवर्क दिया और मैंने उसको बोला कि और डिटेल में करके लाना है और सब कुछ वो करना है, तो उसने घर जाके बहुत कुछ और भी रिकॉल किया, पॉजिटिव साइड भी देखी अपने फादर की, उन्हें एज अ होल भी देखा, क्योंकि मैंने उसे समझाया था कि एक पर्सन जो भी होता है, जैसा भी बिहेवियर होता है, उसके पीछे उसका अपना थॉट प्रोसेस, उसका बिलीफ सिस्टम, उसके वैल्यूज, लाइफ के एक्सपीरियंसेस, उसके रेफरेंसेस होते हैं। तो अपने फादर को ऐसे मत समझो, ये सोचो कि हो सकता है उनके चाइल्डहुड में भी उनके साथ कुछ हुआ हो, उनकी यंग एज में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, उनकी अपनी कुछ इनसिक्योरिटीज हो, उनके अपने कुछ ऐसे बिलीफ हो जिसकी वजह से वो ऐसा करने पर मजबूर हो गए। क्योंकि कोई भी पर्सन अपने लोगों के साथ ऐसा जानबूझकर नहीं करता है। तो उसको ये बात अब समझ में आ रही थी, उसका माइंड एक्सेप्ट कर रहा था। तो उसने घर जाकर जब रिकॉल किया तो उसको ये सब चीजें याद आई कि हाँ, उसके जो दादाजी थे वो भी बहुत सख्त स्वभाव के थे, उन्होंने बड़ी टफ पेरेंटिंग उसके फादर को दी हुई थी, उनको अपने भी बहुत सारे कुछ इश्यूज थे। उसे याद आया कि एक बार वो अपने मम्मी पापा के पास सो रहा था, तो उसने सुना था अपने मम्मी पापा को बात करते करते उसके फादर अपनी कुछ परेशानियां उनको बता रहे थे। तो उसको याद आया, उसको मेरी कही भी बात जब उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी तो वो रिकॉल कर पा रहा था, और रिकॉल करते करते उसको समझ आया कि यस, उसके फादर को भी बहुत डिस्कम्फर्ट था, और वो उस डिस्कम्फर्ट को रिलीज करने के लिए जब शराब पीते थे और इस तरीके से सब करते थे, उनका तरीका गलत था। लेकिन तरीका गलत होने का मतलब ये नहीं होता कि वो पर्सन पूरी तरीके से गलत हो गया है। उन्होंने कभी भी उस सब चीजों को एज अ फैमिली, एज अ होल सुलटाने की कोशिश नहीं की, संभालने की कोशिश नहीं की। बस जैसा जैसा दिमाग में चलता जा रहा था वैसे वैसे सब लोग बिहेव करते गए, इसलिए कभी प्रॉब्लम नहीं सुलझी। लेकिन अब ये सब कुछ इतना वर्कअप करके वो लड़का समझ चुका था कि उसको अब क्या करना है। उसने अपने माइंड को रीप्रोग्रामिंग करने के लिए इसी तरीके से टेक्निक डिस्प्यूट कर करके, और मैंने उसको बहुत सारी और भी टेक्निक सिखाई थी जो इस वीडियो में बताना संभव नहीं है, आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको धीरे धीरे सिखाती रहूंगी। तो उसको मैंने जब बहुत सारी टेक्निक सिखाई, उसको एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, और उससे उसके थॉट्स को डिस्प्यूट कराती थी, उस पर पूरा सीबीटी बहुत अप्लाई किया पूरा डिटेल में, तो उसका थॉट प्रोसेस पूरा चेंज हो रहा था, वो अंदर से पूरा चेंज हो रहा था। वो नेगेटिव से अपने फादर को एक्सेप्ट कर रहा था, और एक्सेप्टेंस के बाद वो धीरे धीरे अपने फादर के लिए एम्पैथेटिक हो रहा था। मतलब उसके अंदर एम्पैथी डेवलप हो रही थी। उसका ये था कि वो हील हो रहा है तो अपने फादर को भी हील करेगा। और आप देखिए कि कोई पर्सन खुद भी हील कर रहा है और वो दूसरे के लिए इतना एम्पैथेटिक हो रहा है कि उसे समझ आ रहा है उसके फादर का भी डिस्कम्फर्ट, और वो भी क्या है, हील हो रहा है। उसको ये भी समझ में आया कि अगर वो इस साइकोलॉजिकल प्रोसेस में, रिकंडीशनिंग प्रोसेस में नहीं आता, तो शायद वो भी जब खुद पेरेंट बनता तो वो भी शायद अपने बच्चों के साथ इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से कुछ ना कुछ करता, या तो वो ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर पजेसिव हो जाता, या फिर वो इसी तरीके से वायलेंट, डोमिनेटिंग, क्योंकि जो कुछ हमने सीखा होता है उससे ब्रेन इंटरप्रिटेशन निकालता है, या तो हम उसी को ही ऐसे कॉपी मार देते हैं एज इट, या फिर हम बिल्कुल उससे ऑपोजिट कॉन्ट्रेरी करने लगते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिन्होंने जैसा पेरेंटिंग देखा होता है वैसा ही या तो वो अपने बच्चों को देते हैं, या फिर उसके ऑपोजिट एकदम से बहुत ही ज्यादा ओवर पजेसिव और ये सब चीजें हो जाते हैं। तो अब ये सारा जो प्रोसेस है रिकंडीशनिंग का, ये ऐसे ही चलता है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है अब, कि जो भी आपकी ऑटोमेटिक थॉट है उसको इस तरीके से डिस्प्यूट करने के बाद आपको एक नई रियलिस्टिक थॉट लिखनी है। इस तरह से जब आप ये प्रोसेस करेंगे तो आपका कुछ ही दिनों में रिकंडीशनिंग हो जाएगी। कोई भी पैटर्न बनने में मिनिमम 3 डेज लगते हैं, इसलिए सब्र रखें। कोई लोग एक दिन करते हैं और फिर सोचते हैं अरे अरे हो नहीं रहा है। मिनिमम 3 डेज लगते हैं, उसको और स्ट्रांग होने में 21 डेज का टाइम लगता है, और उसको आपका पूरा अनकॉन्शियस पैटर्न होने में 90 डेज का टाइम लगता है। इसलिए शांति बनाए रखें, क्योंकि एक ही तो पैटर्न नहीं होगा ना, आपके पास मल्टीपल पैटर्न होंगे। जितना डेली आप 5, 7, 10 पैटर्न की डेली प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप बहुत अच्छा स्ट्रांग होते चले जाएंगे, और 3 महीने से लेके 6 महीने के अंदर अंदर आप अपने माइंड को पूरी तरीके से रीप्रोग्राम कर लेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको मैसेज देना चाह रही थी। तो आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। ऐसी यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ, मुझसे ऐसे ही जुड़े रहिए। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा।